IS-12 टेक लगा लें, कोई ऐसी चीज नहीं है आज। अब IS-12 पास्ट पेपर क्वेश्चन 19। पेज नंबर बता दें, आप ही मुझे बता दें पेज नंबर। 296 बोल दिया करें। वो सवाल भी और पूरा सफा भी नीचे खाली। पेज 296 क्वेश्चन 19। अच्छा, फिलहाल इसको लीज का सवाल ही समझते हैं और पीबीटी वगैरह गिवन है, इसको इग्नोर करते हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट, टैक्स अथॉरिटीज क्या कह रही हैं, इसको जरा इग्नोर करते हैं। फिलहाल इसको लीज का सवाल ही समझते हैं। जी हाइब्रिड में मोबाइल छोड़ दें। ऑन यकम जनवरी 2022, सानू भी पता चल जाए। ऑन यकम जनवरी 2022 को नमल लीजिंग लिमिटेड लीज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू हलीजी लिमिटेड। थोड़ी सी लीज रिवाइज भी करेंगे आज हम, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा हो जाएगी वरना। डिटेल्स आर एज फॉलोज। लीज का नॉन कैंसिलेबल अरसा है 5 साल, जिसमें किराया है 60 मिलियन, पेएबल इन एरियर्स। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 16% per annum. Lesser incurred an IDC of 4 million for arranging the lease. Estimated residual value at the end of lease is 125 million, out of which 90 million has been guaranteed by HL. जी, लेसर की सोच क्या है कि आरवी कितनी होगी लीज के एंड पर? 125, जिसमें से 90 की क्या मिल गई एग्रीमेंट के मुताबिक? गारंटी। तो कितने की गारंटी नहीं मिली? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जरा। लेसर के एंगल से जीआरबी और यूजीआरबी क्या होती थी? लेसर के एंगल से जीआरबी वो होती है जो लेसी ने लिख के दी है एग्रीमेंट में। बैग लेसर के एंगल से जीआरबी वो होती है जो लेसी ने लिख के दी है, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू वो होती है जो कि उसने सोची है। इसको एस्टिमेटेड कहते हैं, बल्कि लिखा होगा, हाँ लिखा है ना, सवाल तो बड़ा जबरदस्त बनता है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, सो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 125, आउट ऑफ विच 90 इज गारंटेड, जीआरबी एग्रीमेंट वाली, और बैलेंसिंग आ जाएगी यूजीआरबी। अच्छा जी, नमल लीजिंग लिमिटेड लीज्ड अ प्लांट टू हलीजी। नमल लीजिंग यानी लीजिंग कंपनी होगी, सिंपल है सर। लीज्ड अ प्लांट टू हलीजी, तो फिर नमल की P&L बनाना है और नमल की बैलेंस शीट बनानी है। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लैपटॉप पे। लैपटॉप दे दो इनको एक दफा। चलें जी, हाइब्रिड में थर्ड रो में जरा बातें भी हो गई, ऐसे बंदा फ्रेश हो जाता है। इधर भी थोड़ी बहुत खाने वाली चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, वो जो भाई इधर बैठते हैं दूसरी तीसरी रो में, अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने आ जाने। किधर हैं अभी? क्या? ओहो, what a niche of the day is. Some beautiful niches. छेती छेती आना है हाइब्रिड में, ये होले होले सारे जा रहे हैं। 3 लोग गए हैं ना? 3 2 2। अच्छा, ये लाइब्रेरी बनी हुई है? नहीं तो फिर तो इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उठा दें फिर तो। हाँ
नहीं लाइब्रेरी तो नहीं है, जिस तरह देख रहे हैं इस तरफ वो तो लग रहा है क्लास ले रहे हैं। हाँ एलसीडी ऑफ है, जान तो यार भाई ये हाइब्रिड क्लास है ना, अटेंड कर रहे हैं ना क्लास भाई, क्लास अटेंड हो जाओ। हाँ लाइव ये क्लास ले रहे हैं ना, FAR2 की, हाथ खड़ा करें। हाँ अच्छा अच्छा तो थोड़ा सा हाथ ऐसे, हाँ अच्छा भाई ने दूसरे को बोला है या कर नानी अम्मा दादी अम्मा वाली बातें माशाल्लाह शुरू कर, अच्छी बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए। अच्छा ये प्लीज चलती क्लास में उठ के ना जाया करें। अच्छा चलती क्लास में आ रहे हैं, उठ के नहीं जा रहे। अच्छा मोहतरम हमने देखना यह है कि लीज जो है वो फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। तो फाइनेंस या ऑपरेटिंग चेक करने के लिए हम लगाते होते हैं 5 टेस्ट, हम लगाते हैं 5 टेस्ट। अब जरा लीज रिवाइज हो रही है, जिसके लिए जिसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि लीज फाइनेंस है या लीज ऑपरेटिंग है। अच्छा जब 5 टेस्ट हमने लगाने शुरू किए इस सवाल के ऊपर, तो क्या लीज क्या बता ही देता है बंदा, सानू की पता की लबरेसी भाई, क्या लीज टर्म के एंड पे एसेट मुफ्त में मिल जाएगा लेसी को? नो। तो 5 टेस्ट लगाते हुए पहले टेस्ट का जवाब नो। क्या लीज टर्म के एंड पे मार्केट प्राइस से कम पैसे देके ये खरीद सकते हैं और लीज के शुरू में ये रीजनेबली सर्टन है कि ऐसा करेगा? ज्यादा ना करो, पंजाबी वाली नो आ जानी। अच्छा पॉइंट नंबर 3 अबू की, पॉइंट नंबर 3 आपकी तो भी। अच्छा पॉइंट नंबर 3, क्या अगर मैं एलटी को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूं, क्या अगर मैं एलटी को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूं तो जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहा है या यूजफुल लाइफ अवेलेबल ही नहीं है? नो डेटा। अच्छा क्या मैं पीवी ऑफ एलपी निकाल ही लूंगा, पीवी ऑफ एलपी भी निकाल ही लूंगा, उसको फेयर वैल्यू से अगर डिवाइड करना चाहूं तो फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो नो डेटा। क्या एसेट स्पेशल नेचर का है? नो। ये उसने सवाल बनाया है बिल्कुल इस तरह का सवाल, ओ तेरी खैर, ये तो हम IS 12 में फिर रहे हैं और ऊपर लीज का सवाल ढूंढ रहे हैं। लीज में जाके लीज का सवाल देखते हैं ना। तो बोलें यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू दोनों गिवन थी, और सर फेयर वैल्यू दोनों मिसिंग थी, यूजफुल लाइफ भी और फेयर वैल्यू भी दोनों की दोनों मिसिंग थी। अब अगर यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू मिसिंग हो जाए और A और B का कंफर्म जवाब नो आ है, तीसरा और चौथे का जवाब नो है या डेटा अवेलेबल नहीं है? तो हमने क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर हमने ये को लिखा, और कमाल क्या जबरदस्त है, क्वेश्चन 11 उसमें हमने ये लिखा था कि इन दोनों का जवाब नो आ रहा है, इसका जवाब नो आ रहा है, डेटा नॉट गिवन या डेटा नॉट अवेलेबल। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर लिखी नहीं हुई वो बात, लिखवाई थी आपको इस सवाल पे, ये हाइब्रिड में वैसे ये तो मुनासिब नहीं है ना, अब ये चलती हुई क्लास में से जाना और फिर अच्छा ये तो सारे अरेंजमेंट प्रायर करके आने होते हैं ना, जब एक दिन पहले बताया हो या तो अभी बताया होता ना। तो हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे जी। तो हाइब्रिड, अच्छा तो तो अगर तीसरे और चौथे सवाल का डेटा अवेलेबल ना हो, ना फेयर वैल्यू अवेलेबल है कि मैं चौथा टेस्ट लगा सकता हूं, और ना यूजफुल लाइफ अवेलेबल है कि मैं तीसरा टेस्ट लगा सकता हूं, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि फिर अगर सवाल में इंप्लिसिट रेट दे रहा है तो फिर बेहतर है कि वो रेट इस्तेमाल करवाना चाह रहे तो लीज को कौन सी लीज समझ लें? फाइनेंस लीज समझ लें। ठीक है, अब आप ऐसा करें, आप लिखें
लीज के पास पेपर क्वेश्चन 11 की तरह ऐसे करके लिखें, लीज के पास पेपर, या जहां मर्जी जगह है, लीज के पास पेपर क्वेश्चन 11 की तरह फेयर वैल्यू और यूजफुल लाइफ अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल स्लैश इकोनॉमिक, फेयर वैल्यू और यूजफुल स्लैश इकोनॉमिक लाइफ दोनों ही नहीं है, फेयर वैल्यू और यूजफुल लाइफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट रेट है गिवन, लेकिन इम्प्लिसिट रेट है, इसलिए फिर लीज को फाइनेंस ही ले लें। ये थोड़ी सी रिवीजन भी होगी जरा लीज की, इसलिए इसको फाइनेंस लीज ले लें। अब टेस्ट नहीं लग सकते, इसलिए लीज को फाइनेंस लीज ही ले लें। ओके, ओके, अब फाइनेंस लीज का सवाल है, और सवाल के अंदर उसने कहा हुआ है P&L बना दें और बैलेंस शीट बना दें 31 दिसंबर 2022 का। जाहिर बात है इम्प्लिसिट रेट दिया होगा तो वो लीज को फाइनेंस ही करार देना चाह रहा होगा। चलें जी, फाइनेंस लीज की रिवीजन करते हैं पहले। अच्छा, पहले तो ये देखते होते हैं कि लीज के सवाल में सिंपल लेसर का सवाल है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का है। तो सवाल में लिखा हुआ था नमल लीज्ड अ मशीन, लीजिंग लिमिटेड लीज्ड अ मशीन, तो सिंपल लेसर है। और दूसरी बात सवाल में ये देखते होते हैं कि फिर लीज जब साबित हो गया, लीज क्या कहते हैं सिंपल लेसर है, तो फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। उसमें आज का सवाल और पास पेपर क्वेश्चन 11 लीज का, इस चैप्टर का पास पेपर क्वेश्चन 11 नहीं, लीज का पास पेपर का क्वेश्चन 11, वो सवाल हमने खोल के देखा था, तो वो सवाल भी इसी तरह का था, उसमें 2 फिगर्स मिसिंग थी, तो मजबूरन हमने रेट गिवन था इम्प्लिसिट, इस वजह से हालांकि 5 इंडिकेटर्स में कहीं ये इंडिकेटर नहीं है कि इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल हो तो ये कर लो, 5 इंडिकेटर तो ये हैं जिनसे लीज पता चलता है। तो ये नहीं था कि इन दोनों का जवाब नो होगा, इन दोनों का डाटा अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हमने लीज को रेट गिवन होने की वजह से क्या करार दे दिया, फाइनेंस लीज। अब अगर ये लीज फाइनेंस लीज है तो शुरू कहां से होगी, जीआई और एनआई से, और जीआई में आएंगे डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरबी और यूजीआरबी। चलें जी, वर्किंग 1 जीआई। अच्छा, अब एलपी प्लस यूजीआरबी लिखें, लेकिन यूजीआरबी को रेड मार्कर से लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेड मार्कर से तब लिखते थे जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल होता था। जी बताएं जी, रेंटल कितने हैं, 60 इंटू 5, और जीआरबी 90। यूजीआरबी को बिल्कुल उधर साइड पे रखें, लेकिन टोटल का पार्ट बना दीजिएगा जी। यूजीआरबी 35, $425। GI is equal to down payment plus rental plus GRB plus UGRB। IDC को अभी इग्नोर करें, वर्किंग 1 2 में वो बार बार जनरल एंट्रीज में चली जाएगी। अच्छा जी, अब आप हजरात जो है 60 इंटू 5 प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू 425, वर्किंग नंबर 2, बल्कि वर्किंग 1 में ही हम एनआई निकाल लेते थे, अरसा ही हो गया चीजें किए हुए। रेंटल एडवांस में है, एरियर में है, एरियर के अंदर है। $60 इंटू 1 पॉइंट रेज़्ड टू पावर माइनस प्लस 90 इंटू 1.16, अच्छा अब ये है पीवी ऑफ एलपी और ये है पीवी ऑफ
यूजीआरबी। अगर आपने पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता है ना टेस्ट लगाते हुए, तो वो ये वाली पीवी ऑफ एलपी होती है जिसको फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। एनआई को नहीं फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता, किसको डिवाइड करना होता है? लेकिन वो तो लीज के टेस्ट हम अब लगा चुके, क्योंकि लीज के टेस्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है। पीवी ऑफ एलपी तो निकल आई है, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ओके बताएं जी, ग्रैंड टोटल बता दें। 255.9, चलें 256 कर लें। ओके, अब इंटरेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। वर्किंग 2, जो सवाल में लिखा हुआ था लीजिंग लिमिटेड, इससे पता चला था कि ये सिंपल लीजिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है। हाइब्रिड में लेट आने पे दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि इस सवाल के अंदर जो है वो फेयर वैल्यू और इकोनॉमिक लाइफ दोनों में से कोई एक भी गिवन होती तो फिर भी अगर डिवाइड करके यस जवाब आ जाता फिर भी हमारा गुजारा चल जाता। दोनों ही मिसिंग थी। जी डेट बोलें। अच्छा आप बताएं जी, शुरू कहां से करते हैं? जल्दी बताएं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करते हैं? एनआई से। जी बोलें। 256, आगे चलें। 31, 12, 22, 60, और एक साल बैलेंस शीट भी बनानी है। 31, 12, 23, 60 बस काफी है। 41, 19, 237, मतलब है कि भाई वो जल्दी जाना है ना घर। 20, 215। अच्छा जी, इधर देखें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? P&L बना दें और बैलेंस शीट बना दें। असल में ना इसमें टैक्स का डेटा भी है, तो सीटी डीटी वगैरह भी आएगा, लेकिन इसको भी छोड़ें, इसमें टैक्स का डेटा भी है। पहले सिंपल बैलेंस शीट तो बनाए ना, चाहे ये टैक्स का सवाल है साथ साथ, लेकिन अभी हमने 1-2 दिन पहले सवाल किया था, उसमें हमने सिर्फ आपको पता है सीटी डीटी नया डाला था, बाकी तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट वो मांग रहे इजी मार्क्स ले, तो सवाल तो मुक गया, बस बैलेंस शीट बनानी है। अब जरा जाके देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या आता है लेसर की। आईडीसी को मैंने इग्नोर किया, वो बार बार जनरल एंट्रीज में जाती है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या जाता है। इंटरेस्ट इनकम और लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। बस ये मैं कहता हूं कि जो भी सवाल आया करें ये खोल के देख लिया करें, कुछ भी नहीं होती चीजें। हाँ जी, मैं बैलेंस शीट इधर बना रहा हूं, इधर कुछ और करेंगे। हमारे सवाल की मेन सफा, वो वर्किंग 102 थी, हमारे सवाल का मेन सफा। कंपनी का नाम एनएल, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन दिसंबर 31, 22। चलें जी, नॉन करंट एसेट्स, लीज रिसीवेबल, करंट एसेट्स। अच्छा इधर जगह छोड़ दें, शायद डेफर्ड टैक्स एसेट भी आए। करंट एसेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। P&L, P&L एक दो लाइनें छोड़ के पूछे। P&L, इंटरेस्ट इनकम। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। चीजें बड़ी इजी हैं अगर साथ वो समरीज पे नजर मारते जाएं। ओके,
हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाई तो 22 कहां चला गया? करंट में। और 215 जी। क्या 31/12/22 की रात को 31/12/22 तक का इंटरेस्ट रिसीव हो गया? फिर रिसीवेबल नहीं। आगे इंटरेस्ट इनकम 41। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज रिवाइज हो गई। जीआरबी भी थी, यूजीआरबी भी थी सवाल के अंदर, बाकी सारी चीजें भी थी। और रेट हमेशा फाइनेंस लीज में सिंपल लेसर यूज करता है इम्प्लिसिट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ओके, अब मोहतरम मुझे ये बताइएगा, भाई शायद गलती से एक भाई से लग गया क्रॉस। भाई क्रॉस ना लगाया करो ग्रुप में पोस्ट्स के ऊपर। जो मसला हो क्लास के बाद आके टीचर को बता दिया करें, मैनेजमेंट से बात किया करें। पोस्ट्स के नीचे क्रॉस लगाना कहीं भी ये तो मुनासिब बात नहीं लगती आप लोगों से। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि हमने पढ़ा था कि जब कभी लीज के सवाल में, जब कभी देखें उसमें भी तो यही होता था, जैसे IS 12 का ये क्वेश्चन 19 है, IS 12 का पास पेपर क्वेश्चन 2 किया था। उसमें क्या था, अकाउंटिंग वालों की WDV दी हुई थी चीजों की, टैक्स वालों की WDV दी हुई थी, नीचे टैक्स रेट दिए हुए थे। यहां से पता चल जाता है कि वो सवाल को करंट और डेफर्ड टैक्स के एंगल से भी करवाना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा था कि इजी मार्क्स 8 में से तकरीबन 4 नंबर आपके आ चुके हैं, आप पास हो गए हैं इस सवाल में। 8 में से 4 नंबर आपके आ गए हैं। आगे वो करंट और डेफर्ड के एतबार से सवाल कराना चाह रहे हैं, यहां तक कि चलो 3 नंबर भी उसने रखे हों तो 3 नंबर भी 3 नहीं 4 ही होंगे, ये इतना कुछ कर दिए 4 ही नंबर होंगे। तो यहां तक इजीली पासिंग मार्क्स बंदा अटेन कर चुका है। अब वो जब आपको सवाल में प्रॉफिट या टैक्स रेट दे दे तो ये सवाल बन जाएंगे वो 33, 34, 35 जो पता नहीं कल परसों शुरू किए थे हमने। ये सवाल अब उस टाइप का सवाल बन जाएगा, 33, 34, 35 टाइप वाला सवाल। और 33, 34, 35 वाले वो जो टाइप वाले सवाल थे, उन सवालों के अंदर हमने क्या किया था, उन सवालों के अंदर हमने अकाउंटिंग वालों की चीजें की हुई उल्टा दी थी और टैक्स वालों के बारे में पूछ रहे थे क्या करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं ये सवाल किसका है, लेसर का है लेसी का है? लेसर का। अभी मैं नहीं देख रहा ये क्या लिखी हुई है चीजें। प्रॉफिट कितना है इसका? एप्लीकेबल टैक्स रेट 30%। अगर कभी सवाल में लेसर के एंगल से टैक्स वालों का व्यू पूछे तो लेसर ये कहता था, लिखो वो नोट करो जो हम पढ़ा रहे हैं, फारग है, छोड़ो परे, जूते भी उतार देते हैं हम। बड़ा मल्टीटास्किंग है वे सुन रहा। ये तो समझ आ जाना था पुत्र, जो डीप डाउन बात होनी थी वो नहीं समझ आनी थी। अच्छा अब मुझे ये बताएं भाई, प्लीज जल्दी करना, ईशा नहीं पढ़नी इधर, घर वालों से मेरी मगरिब तक की बात हुई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके घर वालों ने छोड़ दिया, फजर में आओ पास कर लो बस हमारे घर, आपके घर वाले तो माशाल्लाह तैयार थी कराने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने कहा था जब भी कभी लेसर का सवाल आ जाए IS 12 के साथ, तो लेसर कहता है कि आप बैलेंस शीट P&L में ये चीजें ना लेके जाओ। लेसर कहता है आप बैलेंस शीट में शो करो PP, ये आपका एसेट है, और जो रेंट रिसीव है
उसको इनकम में डालो और जो डेप्रिसिएशन है उसको एक्सपेंस में डालो। तो हमारा सवाल बिल्कुल वही वाला हो गया जिस तरह हमने फाइनेंस लीज वाला सवाल किया था। फाइनेंस सफे के टॉप वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया था और दूसरे नंबर वाला सवाल हमने क्लास के अंदर किया था। तो अकाउंटिंग वाले जो है वो लीज को दो, अकाउंटिंग वाले लेसर दो हैं, फाइनेंस और ऑपरेटिंग, लेकिन टैक्स वाले बस लेसर एक ही है। लेसर वो लेसर को ये मानते हैं, टैक्स वालों की नजर में फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज नहीं है, टैक्स वाले ये कहते हैं। डन। अब जो है वो जब हमने इस सवाल की तरफ आए और इस सवाल को हमने खोला तो ये इस डायग्राम को हमने खोला तो हमें पता चला कि टैक्स वाले बैलेंस शीट में पीपी शो करेंगे, टैक्स वाले अपने यानी कि टैक्स बेस होगी ना, और करंट टैक्स में इन दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम उल्टा देंगे और ये कैरिंग अमाउंट में चला जाएगा। ये बात कितने लोगों को याद है सारी? तो अकाउंटिंग वाले इसको फाइनेंस लीज कह रहे हैं, टैक्स वालों की नजर में फाइनेंस और ऑपरेटिंग लफ्ज है ही नहीं, टैक्स वाले लीज को इस तरह लेके चलते हैं। डन। अच्छा, वैसे ही आपसे बात कर रहा हूं, अभी तो उन्होंने लीज रिसीवेबल बैलेंस शीट में शो किए हैं, ये लोग पीपी शो करेंगे, उन्होंने इंटरेस्ट इनकम शो की हुई है, ये लोग डेप्रिसिएशन और रेंट रिसीव्ड शो करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये ऑपरेटिंग लीज होती, ये क्या होती? ऑपरेटिंग लीज। अकाउंटिंग वालों की नजर में, टैक्स वालों की नजर में तो ऑपरेटिंग फाइनेंस होती नहीं। खुदा ना खास्ता अगर ये ऑपरेटिंग लीज होती तो फिर वो भी पीपी, वो टैक्स वाले वो भी पीपी शो करते, हम भी पीपी शो करते, वो भी रेंट शो करते इनकम के तौर पे, हम रेंट शो, वो सॉरी अकाउंटिंग वाले शो करते रेंटल इनकम स्टेटमेंट वाला, और टैक्स वाले रेंट रिसीट वाला, और डेप्रिसिएशन ये अकाउंटिंग वालों की नहीं होती, ये किनकी होती? और हम भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते, वो कौन सी वाली होती? क्यों टेंशन क्यों डाइवर्ट हो रही है बार बार? ये बहुत खतरनाक चीजें आ गई हुई हैं, ये मोबाइल और ये सारा इसी का किया जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट्स को इतनी मुश्किल से एक बात की तरफ मैं लेके चलना चाह रहा हूं, अब कभी कोई मल्टी प्रोसेसिंग करने लग जाता है, कोई मोबाइल देखने लग जाता है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, अब भाई ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन आईकैप को अब कौन पूछ सकता है? आईकैप ऐसी चीज डाल देता है कई दफा सवाल के अंदर जो दुनिया की किताबों में भी नहीं लिखी होती। वो कहते हैं टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, हालांकि टैक्स वालों की नजर में ऑपरेटिंग फाइनेंस लफ्ज ही नहीं है। पूरी टैक्स की किताब उठा के देख लें, एफबीआर की या किसी दुनिया की किताब उठा के देख लें, टैक्स वाले कभी भी फाइनेंस ऑपरेटिंग का लफ्ज यूज नहीं करते। टैक्स वालों को ये अल्फाज आते ही नहीं, ये अल्फाज तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वालों ने निकालने में है। लेकिन ये सवाल कह रहे हैं टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं इसको? ऑपरेटिंग। वैसे ऑपरेटिंग लीज भी तो सॉर्ट ऑफ यही होती है, ऑपरेटिंग लीज भी तो यही होती है, पीपी आता है, रेंट आता है, स्ट्रेट लाइन वाला आता है वैसे, और डेप्रिसिएशन आती है, ऑपरेटिंग लीज भी तो यही होती है। लेकिन वो कहना चाह रहे ठहरो, कहते हैं टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, ये वाली लीज, ये वाली लीज, ये और वो सेम ही है, उतना फर्क है। एसेट आएगा, आईडीसी को कैपिटलाइज करते होते हैं, इसमें आया कमाया की एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन होते हैं। कहते हैं टैक्स वाले इसको ये वाली लीज कह रहे हैं, टैक्स वाले इसको कौन सी लीज कह रहे हैं? और हालांकि वही बात है, इतना कोई फर्क तो है नहीं। अभी ऑपरेटिंग लीज होने की वजह से मैं करूंगा क्या? मैं वही करूंगा, पीपी लेके जाऊंगा, रेंटल ये वाला तो फटा आना ही नहीं, रेंट रिसीवेबल आनंद वाला, क्योंकि किराया बराबर है 65 60 पता नहीं 60 तो ये वाला फटा वैसे ही नहीं आना, अल्लाह का शुक्र है। तो स्ट्रेट लाइन वाला भी फटा नहीं आना, तो इसलिए शायद इसने ये लफ्ज बोल दिया। पीपी आएगा और रेंटल इनकम और वो बराबर होना है, क्यों? क्योंकि किराया बराबर है, 60 किराया बराबर है। तो कहते हैं टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। तो मुझे तो ऑलमोस्ट वही बात लग रही है, पीपी, डेप्रिसिएशन और रेंटल इनकम, और हमने भी तो क्लास में यही बात की हुई थी। तो जिस बच्चे को ये लफ्ज ना भी समझ आया हो, उसको हार्ड एंड फास्ट रूल तो याद होना चाहिए था ना पेपर में, वो और ये एक ही बात अब कर रहा है, लेकिन थोड़े टफ तरीके से लिख दी, उसको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आपकी अटेम्प्ट में पेपर आएगा, उसमें नई बात लिखी होगी, उसमें लिखा होगा टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर एसेट एज अ पीपी। नहीं, वो जानते, फिर वो फाइनेंस है तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं होनी, फिर क्या मसला रह जाना पीछे। तो आपके अटेम्प्ट में सवाल इस तरह, टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर्ड एसेट एज एसेट इन द बैलेंस शीट एंड दे रिकॉर्ड रेंटल इनकम रिसीव्ड एंड दे रिकॉर्ड टैक्स रूल्स वाले डेप्रिसिएशन। अब वही बात अंग्रेजी में इस तरह लंबी चौड़ी करके लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है।
अच्छा, अब नंबर 1 बात ये होगी कि ये था हार्ड एंड फास्ट रूल। ये भी जिन बच्चों ने लगाया वो उनको पेपर में निकल के बाहर पता चला था हम सही कर रहे हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल भी यही है ना। वो कह रहे हैं इसको क्या ट्रीट करो, ऑपरेटिंग। अब अगर ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करना है तो अकाउंटिंग वाले ये कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाले तो क्या कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग वाले ये कर रहे हैं, और टैक्स वाले कह रहे हैं इसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करो। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में क्या करते हैं, आया कमाया का फर्क है ही नहीं, क्योंकि सारा ही आया है, 60-60-60 बराबर रेंटल है, इसलिए रेंटल इनकम और वो वाला फड्डा खत्म हो गया, रिसीवेबल अनएंड वाला फड्डा भी खत्म हो गया, क्योंकि जितना आया है 60 रुपए वही, वो तो 60-65 कम हो रहा होता या बढ़ रहा होता किराया, फिर मसला होना था। तो आज आके देखें वही चीजें बची, पीपी, रेंटल इनकम, कहते टैक्स वाले ये करना चाह रहे हैं, तो ठीक है टैक्स वालों की नजर में ये कर देते हैं, डन। चलें जी शुरू करें। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। वर्किंग नंबर 3, करंट टैक्स। अच्छा, वर्किंग नंबर 4, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/22। भाई आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने उस क्लास में जो हार्ड एंड फास्ट रूल सीखा था ऑलमोस्ट उसी नतीजे पे हम पहुंच गए हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने हार्ड एंड फास्ट रूल सीखते हुए क्या कहा था। हार्ड एंड फास्ट रूल सीखते हुए क्या था, अकाउंटिंग वालों की चीज उल्टाएं। फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, अकाउंटिंग वालों की चीज उल्टाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था, क्वेश्चन 33 था या 32 था या 34 था, एक क्वेश्चन, लो लड़ाई होगी, 33 था 34, होमवर्क में कौन सा दिया था, 33 क्लास में, 33 होमवर्क में, 34 तो इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लें, क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन 34, ये क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन 34, और पेज नंबर भी कोई बता दे, 228 ऊपर करके लिखा करें ना, क्वेश्चन के साथ थल्ले एडजस्टमेंट के साथ लिखा जा रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन उस तरह के, उसमें कोई एडजस्टमेंट उस तरह की है, पूरा क्वेश्चन उस तरह का। 33 पेज खोलें, 34 ही है, 33 होमवर्क में दिया था। अच्छा, हमने कहा था इंटरेस्ट इनकम उल्टानी है, किसी को याद हो फिर रिकॉर्ड क्या करना था, टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, ये हाइब्रिड में ना जाएं ना जाएं ना जाएं, हो आए सॉरी ठीक है, उस स्क्रीन नहीं नजर आ रही, नहीं आ रही, एसी का एसी स्क्रीन, जाओ पॉज कर दो। इधर हो। अच्छा, अकरम का साया देखें, साया, चलो बैठ जाओ भाई। हार्ड एंड फास्ट रूल भी जो था वो भी वही था, और जो आज सवाल कह रहे हैं टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। अच्छा बताएं, ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग वाले क्या रिकॉर्ड करते थे, वैसे पूछ रहा हूं, ऑपरेटिंग लीज में क्या रिकॉर्ड होता है, टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज में क्या रिकॉर्ड होता है, ऑपरेटिंग लीज में क्या रिकॉर्ड होता है, रेंट रिसीव, रेंट रिकॉर्ड होता है, रेंट, अब इनकम और रिसीव बराबर ही है क्योंकि वो 60 रुपए है, रेंट रिकॉर्ड होता है, रेंट इनकम और डेप्री, लेकिन ऑब्वियसली ये चाहे इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, टैक्स वालों की डिप्रेशन होगी ना, ये टैक्स वाले जब इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं तो टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन है ये, डन। इधर बताएं क्या करते थे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, नहीं पीपी नहीं, पहले इजी मार्क्स लें, लीज रिसीवेबल, भाई करंट नॉन करंट हम इकट्ठा करके शो करते होते हैं, 215 और 237, क्या रेंट रिसीव्ड कर दो, इनकम, असल में उन्होंने, अब ना वो एक बात समझो, वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं इसको, ऑपरेटिंग लीज में तो फिर रेंटल इनकम का लफ्ज ही है ना, अजीब सा लफ्ज है, हार्ड एंड फास्ट रूल से थोड़ा सा हटे हैं, वो कहते हैं हम इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं, डन जी।
तो इतनी मेहनत के बाद भी हम उसी नतीजे पे पहुंचे हैं जो फॉर्मेट हमने उस दिन बनाया था। अल्लाह का शुक्र है फॉर्मेट में तो 1 टके की चेंज नहीं आई। बस एक बात उन्होंने कर दी कि हम इसको क्या समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में भी बैलेंस शीट में पीपी आता है, ऑपरेटिंग लीज में P&L में रेंट और डेप्रिसिएशन जाती है, और क्या जाता है। अच्छा, अब ओवरऑल इस सवाल में देयर वर 3 प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम नंबर 1 इस सवाल में जो थी वो ये थी कि इस सवाल में पता नहीं चल रहा था कि अच्छा, टैक्स वालों की नजर में फाइनेंस ऑपरेटिंग कुछ नहीं होती। इस सवाल में पता नहीं चल रहा था कि लीज फाइनेंस या ऑपरेटिंग अकाउंटिंग वालों की नजर में। लेकिन इसका जवाब हमने ये दे दिया कि पास्ट पेपर में एक दफा ये टेस्ट हो चुका हुआ क्वेश्चन 11 लीज के चैप्टर में, ये उसी पैटर्न पे था। पहला मसला सवाल में ये था। दूसरा मसला सवाल में ये था कि उसे हार्ड एंड फास्ट चीजों में चीजें नहीं लिख के देनी चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि ये लाइन नहीं लिखी होनी चाहिए थी सवाल के अंदर, बिल्कुल ये लाइन नहीं लिखी होनी चाहिए थी। लेकिन जब ये लाइन हमने पढ़ी तो हमें टैक्स व्यू मिला। इस लाइन का क्या मतलब होता है, टैक्स व्यू मिला। अच्छा, टैक्स व्यू क्या मिला, टैक्स व्यू मिला कि जो ऑपरेटिंग लीज है। हम थोड़ी देर के लिए हिल गए, हमने कहा हमें पढ़ाया था क्लास में हार्ड एंड फास्ट और पेपर में आ गया ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज में भी तो बैलेंस शीट में पीपी होता है और P&L में रेंट और डेप्री। तो किसी हद तक उसी जगह पे पहुंच रहे हम, ठीक है। अच्छा, ये 2 मसले थे। लेकिन इनसे भी अगला और जो बड़ा मसला सवाल में है वो है पीपी की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। पीपी की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, पीपी की। तो मेरे भाई, कोई भी चीज अवेलेबल ना होना तो जिंदगी में कभी कोई टैक्स के रूल्स ना लगाइएगा। चीजें जो मिसिंग होती हैं वो अकाउंटिंग रूल्स लग के ही निकलती हैं। टैक्स वालों के तो आपको पता है अन्य रूल होते हैं, ऐसे पागल पागल रूल होते हैं कि समझ भी नहीं आती कभी जिंदगी में, कि जब डेटर एक्चुअली पैसा लेके भागेंगे वो तो अंदाजों को भी नहीं, वो तो पता नहीं क्या अजीब बातें करते हैं। एक मसला इस सवाल में एसेट की कॉस्ट मिसिंग है। अब ये जो एसेट की कॉस्ट मिसिंग है, ये इस सवाल में सबसे बड़ा चैलेंज था। इसका हल है अकाउंटिंग हल। इसका अकाउंटिंग हल कि एसेट की कॉस्ट यहां से निकल आएगी, क्योंकि एनआई अवेलेबल है और आईडीसी अवेलेबल है, ये बैलेंसिंग निकलेगी। लेकिन ये जिंदगी में पहली दफा इस एंट्री के अंदर हम बैलेंसिंग कोई चीज निकालने लगे हैं, क्योंकि बैलेंस जो भी आपने चीज को सेटल करना है, जो भी डेटा मिसिंग है वो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक ही निकलेगा और किसी तरीके से नहीं निकलेगा, और किसी तरीके से नहीं निकलेगा। अच्छा, अब अगर कोई कहता कि नहीं सर, मुझे तो एसेट की कॉस्ट मिसिंग थी, आपने एक तरीका बताया था कि फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ, यस यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एज वेल, you may use that formula. There is no difference in अंग्रेजी समझ रहे हैं तो कैसे देखें, there is no difference in that formula in this equation. ओ दीवाने, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। एनआई क्या होती है, एनआई क्या होती है, एनआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ। सर इस सवाल में चाहता क्या था भाई, वो 4 नंबर उधर से ही देना चाहता था जो मैं आपको पहले के दे चुका हूं। इतना आसान सवाल होता है, 12 बार ही पास हो जाओ, पास करा देता है वो। मैं पास कराने वाले मसले नहीं होते आई कि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, पास करने वाले मसले ही कोई नहीं। हर सवाल में आधे 70% मार्क्स उसने इजी दिए होते हैं, 70-80% मार्क्स कुछ सवालों में इजी दिए होते हैं, पास होने के मसले नहीं होते। इस तरह का सवाल आज मुझे तो आई 12 और लीज आता था, पता चला दोनों नहीं आते, यानी कि ये सवाल करा के बाहर निकले, सीधे फड़ ले मिन्नू चपेड़ा मार मिन्नू, और भाई इजी मार्क्स लेके बॉल पॉइंट नहीं कटनी तो मुझे, मैं मुझे टेप मंगवाओ पाई। अच्छा, अब आप चाहे फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर करके मिसिंग फिगर निकाल लें, या ये वाली जनरल एंट्री खुल चुकी हुई है, डेटा अवेलेबल है, जल्दी से निकाल लें, क्योंकि उसमें ना यूजीआरबी कभी सवालों में मिसिंग होती थी, कभी रेंटल मिसिंग होता था। वो इन तीनों फिगर्स से निकल सकता है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी 1, 2, 3 में से ये मिसिंग है,
फेयर वैल्यू, तो मैं क्यों ना यही निकाल लूं बस। तो अभी मैं जबरदस्ती जनरल एंट्री लगा रहा हूं, अगर आप उस तरह निकालनी थी तो आप उस तरह निकाल लेते हो, कोई मसला नहीं। मिसिंग फिगर्स निकालने का एक तरीका है हमारे पास। अब एसेट है तो एसेट की कॉस्ट अवेलेबल चाहिए मुझे, तो करें जी वर्किंग नंबर 5। वर्किंग नंबर 5 मिसिंग फिगर्स, उसमें मिसिंग क्या है? कॉस्ट है। या फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। या थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूं, या मिसिंग फिगर्स निकालने का तो वही तरीका है, वो नहीं चेंज हो सकता। या जनरल एंट्री कर लें। ये लीज अकाउंटिंग वालों की नजर में क्या है? ऑपरेटिंग लीज है। ओ दीवानो, सुबह से कौन सी ये लीज अकाउंटिंग वालों की नजर में ऑपरेटिंग है। कह रहे ये लीज अकाउंटिंग वालों की नजर में ऑपरेटिंग है। नहीं बड़ी बड़ी बैलेंस शीट पीएनएल बनया था, फिर पूछ रहे हैं। ओके, वी विल एंजॉय इट इलिशा। तो बढ़ने ही नहीं दे रहे आप लोग आगे, हाथ थोड़ी देर बाद कोई टेस्ट मार देते हैं। या जनरल एंट्री कर लें। जनरल एंट्री कौन सी? एलआर। भाई मिसिंग फिगर कभी भी जिंदगी में निकालनी हो तो अकाउंटिंग वालों के डेटा से ही निकलेगी। एलआर प्लस एसेट की फेयर वैल्यू और आईडीसी। हाँ आईडीसी 12 बार जनरल एंट्रीज में जानी है, ले जाए। एनआई बताएं। 256। आईडीसी जाके देखें सवाल में 4। आगे बैलेंसिंग 252, या फिर ये लगा लेंगे तो वो भी। क्या चीज? नहीं जीआई तो फिर कॉस्ट ना यूज करना, एनआई तकरीबन होती है कॉस्ट। हाँ हाँ वो तो चलो समझ आ रही है, फिर भी बात डन जी। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था वर्किंग 4-5 के ऊपर लिख लें। कॉस्ट मिसिंग थी, मैं हेडिंग दे दी है, चलें छोड़ें, क्या लिखना है। कॉस्ट मिसिंग थी, ऊपर लिख लिया मिसिंग कॉस्ट। चलें जी, लेट्स सॉल्व इट नाउ। अब इसको सॉल्व करें। पीबीटी बताएं जी। 350। अच्छा अकाउंटिंग वाले फाइनेंस लीज कह रहे हैं, टैक्स वाले ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। अकाउंटिंग वाले फाइनेंस लीज कह रहे हैं, टैक्स वाले ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। अकाउंटिंग वाले फाइनेंस लीज कह रहे हैं, टैक्स वाले। अच्छा अब अकाउंटिंग वालों की पी एंड एल की फिगर्स उल्टाएं। अच्छा कुछ करे ना करे 33-34 दे दो, दोबारा जाके कर लीजिएगा। कुछ करे ना करे 33-34 जरा दोबारा कर लीजिएगा घर जाके। इंटरेस्ट इनकम उल्टाएं 41। अच्छा जी जितना किराया आया कमाया बराबर है अब इस साल 60। डेप्रिसिएशन मैं निकालता हूं, डेप्रिसिएशन मैं निकाल देता हूं टैक्स वालों की। अच्छा इसकी टैक्स बेस 0। अच्छा ये मार्क्स भी इजी मिलने थे आपको, मैं बता रहा हूं। आपने करंट टैक्स की वर्किंग खोल के एक दो चीजें उल्टा देते ना, और यहाँ पे 0 लिख देते तो 4 की बजाय 4.5 5 तक आ जाने थे। तो बाकी सवालों में थोड़े एक दो कम ले लेते बंदा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एक और चीज है इस सवाल में, वो ये है कि असल में पीपी की कॉस्ट टैक्स पर्पस में 252 नहीं है। पीपी की कॉस्ट 252 नहीं है। टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज, अगर टैक्स वाले ना छोटी मोटी चीजें घूमती रहती हैं। टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। जब टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं तो वर्किंग 5 से 252 और 4 दोनों कैपिटलाइज होंगे, दोनों। और टैक्स वाले इसको कौन सी लीज मान रहे हैं? एग्जैक्ट ऑपरेटिंग लीज मान रहे हैं अपनी इंटायरिटी में।
तो ऑपरेटिंग लीज में आपको याद है एक दिन सवाल किया था, तो सवाल के नंबर भी नहीं लिखे हुए यहाँ। एक दिन सवाल किया था, एमसीक्यू नंबर 14 में किया था, ऑपरेटिंग लीज में आपको पता है आईडीसी कैपिटलाइज होती है और लीज टर्म पे डेप्रिशिएट होती है। आईडीसी कैपिटलाइज होती है और क्या होती है, लीज टर्म पे डिवाइड होती है। अल्लाह बोलो, हाँ खड़ा हो गया हूँ, बोलो। पहले बताना था, प्रेशर डाल देता। अच्छा, तो टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, तो वो एसेट की कॉस्ट और आईडीसी दोनों को कैपिटलाइज करेंगे। तो ये थोड़ा सा और इस सवाल में इंटरेस्टिंग थी, जिससे बहुत सी चीजें जबरदस्ती रिवाइज हो गई। अच्छा, आप बताएं एसेट की कॉस्ट क्या है। 252 प्लस 4 इज इक्वल टू 256। अच्छा जी, अब ये तो एसेट की कॉस्ट निकल आई। अब हमने करना क्या है, मिसाल के तौर पे मैं इस तरह कर दूं, वर्किंग नंबर 6, टैक्स वालों की बीवी निकालनी है, या टैक्स वालों की बीवी हम निकाल लें या बीवी हमें निकाल, एक ही बात है। अच्छा, टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट क्या है, टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट, टैक्स वाले इसको कौन सी लीज समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज में तो आईडीसी क्या होती हैं, कैपिटलाइज होती हैं। आप बताएं वर्किंग 5 के मुताबिक एसेट कितने का खरीदा है, 252, और आईडीसी अकाउंट बेशक बना लें कॉस्ट का। तो टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट क्या हो गई, 250 माइनस करनी है डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, डेप्रीसिएशन माइनस करने के लिए मैं आपकी रिवीजन कराऊंगा, टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, ये मुझे कभी कभी ज्यादा आसान सवाल लगता है। अकाउंटिंग वाले ये कह रहे हैं तो ये सारा कर दो, टैक्स वाले ये कह रहे हैं तो ये सारा कर दो। ये ज्यादा आसान सवाल लगता है कभी कभी, हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं याद होता, तो मजे में ही वो ये दोनों अकाउंटिंग्स तो हमें आती हैं, वो फाइनेंस ऑपरेटिंग आंधी, वो कह रहे हैं ये कर दो, वो कह रहे हैं ये कर दो, तो दोनों को करके देख लें, डिफरेंस निकाल लें। वो तो मिसिंग फिगर्स की वजह से सवाल मुश्किल हो गया ना, कॉल आ गई। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। नहीं पहचाना, क्लास के बाद आपको करूं, मगरिब के बाद आप भी मुझे याद करा दीजिएगा, मैंने करना है। ओके, हाँ मगरिब के बाद। अच्छा, आप मुझे बता दें, डेप्रिशिएट करना है कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ और आईडीसी डिवाइडेड बाय, लेकिन अब यूजफुल लाइफ अलग से दी नहीं हुई, तो मुनासिब यही है कि कॉस्ट को भी लीज टर्म पे डिवाइड करते हैं और आईडीसी को भी। अब तो डेटा नहीं होता तो बहुत ज्यादा सवाल से तो नहीं हम खेल सकते। तो 256 6 रेंटल मुझे दे, हाँ ये रेजिडुअल वैल्यू जीआरवी यूजीआरवी जो है, इसकी मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन इसकी डिस्कशन कर लो माइनस, इसकी डिस्कशन मैं फिर कभी क्लास में करूंगा। कितनी चीजें करेंगे सवाल में, ये तो बहुत स्यापा है, कितनी चीजें करेंगे, कर लें आप माइनस 125। अब ये फिर अलग डिस्कशन है, इसको छोड़ें, ये करते होते हैं, ये अलग डिस्कशन है। अच्छा जी, जवाब बता दें। 26.2 नहीं, पॉइंट्स तो हमने यूज ही नहीं किए। 230। चलें जी, अब आगे करंट और डेफर्ड की वर्किंग पूरी कर दें। ये इतने खूबसूरत तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं हुआ हुआ, इधर व्हाइट बोर्ड पे जरा इसी सॉल्यूशन को रखिएगा, सवाल के ऊपर लिखना है, रजिस्टर वाला सॉल्यूशन देखना है।
जी जी माय डियर। अब और नहीं अवेलेबल तो बस यही होगी ना, फिर क्या करें, बात कर लेंगे इस पे, कर लेंगे, ये कोई इतनी वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसलिए ऐसे सवाल नॉर्मल क्लासों में चलते हुए नहीं कराए जाते, क्योंकि बच्चे परेशान ना हो, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। और भाई मैं आपस की बात बताऊं, किसी ने ये 4 नहीं डालना था, किसी ने डाल देना था, इससे भी उसके 7 नंबर आ जाने थे। कोई इस 4 की गेम नहीं थी सारी, असल में तो ये सारी कैलकुलेशन थी जिनकी गेम थी। जी टैक्स डेप्रिसिएशन निकल चुकी है, वर्किंग नंबर 6 में कितनी, 26, 343 एट द रेट ऑफ 30%. पीपी, वर्किंग नंबर 6। DTL का काउंट ब्रॉड डाउन तो है नहीं, ये एसेट था नहीं, कैरी डाउन टू DT 2 क्या रकम मुकल्ला। अब बताएं इधर क्या लिखूं, टैक्स एक्सपेंस नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, खुदा के लिए जो बैलेंस शीट P&L बनाना होता है वो अकाउंटिंग वालों वाला बनाना होता है, टैक्स वालों वाला नहीं बनाना होता। जो चीजें यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको नहीं P&L में लेके जाना। P&L ये तो ये एसेट बैलेंस शीट में नहीं ले जाना, ये तो टैक्स वालों की नजर में एसेट है ना, टैक्स वालों की नजर में रेंट और एक्सेप्शन है। हाँ यही नहीं करना। ये मैं आज आके क्वेश्चन 33-34 कर करें, मैं तो यही कह सकता हूँ 33-34 कर करें, इसलिए उसकी बैलेंस शीट बनवाई थी क्योंकि मुझे पता था इस सवाल में मसला आना है। अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स P&L में जाएगा पीबीटी के नीचे, और वो पीबीटी तो अवेलेबल नहीं, 100 बेहतर है ओवरऑल, लगाने लगा दें, बेहतर है ओवरऑल नेगेटिव साइन लग जाए, इधर पता चल जाए एक्सपेंस फॉर द ईयर। डन। बैलेंस शीट में किसी को याद हो IAS 12 से 2 चीजें जाती थी, ये कैरी डाउन जाएगा ना, ये कैरी डाउन जाएगा, बस हाइब्रिड में बैठ जाए, 1 मिनट में मैं छोड़ रहा हूं, बैठ जाए, या फिर ठीक है अगर ब्रेक लेनी है आप जाए, या फिर नमाज के बाद आना है 3:55 पे। अच्छा अब ना करे किसने बोला, वो डायरेक्ट हो गया भाई नमाज नहीं पढ़नी यार लड़िया ना कर, प्यार मोहब्बत से खुद उठ के चले जाए भाई नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि वो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी 2, और करंट लाइबिलिटीज में अब ये जहां के हमारा बैलेंस शीट खत्म होगी नीचे P&L है, नहीं अब CTP नहीं, आप बड़े हो गए, मैं आप IAS 12 पढ़ रहे हैं और IAS 37 पढ़ रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स इज अ लाइबिलिटी, CTP की जगह लिखना है, CTP ब्रैकेट में लिखना है, लिख लें याद रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 10। ओके कितने
क्या कॉन्सेप्चुअल एरर निकला इस सवाल में। अब नमाज पढ़ के आ जाएं, इसको इंशाल्लाह फिर एक दफा रिवाइज करेंगे दुआ मांगने के बाद, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। लेकिन लगा हार्ड एंड फास्ट रूल ये, एक दो मसले हैं सवाल में, उनके बगैर भी सवाल हो जाता होता है पेपर में। कोई करने वाला होना चाहिए, शुरू करना चाहिए, हाथ डालना चाहिए सवाल को, फिगरें उल्टाएं, रिकॉर्ड करें, कैरिंग अमाउंट लिखें, टैक्स बेस निकले, वहां से नंबर मिल जाते हैं। हाँ, हम बड़ी गल्ला कर रहे हो, पेपर दे के जाओ ना, तुहानू पता लगे। क्या मतलब पेपर जाओ तुहानू पता लगे, ऐसी फुटपाथ पे बैठे सी आई कैप आ गया। चलें यूट्यूब पे इसके बाद वाला पोर्शन